हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडुटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार। चलिए, आज की ये जो वीडियो है वो है संविधान से। हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था संविधान सभा, फिर हम यहाँ से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान को जो है कंटिन्यू करेंगे। फिर बारी बारी से जैसे हमने ज्योग्राफी, फिर ये हर सब्जेक्ट की कुछ वीडियोस में डालता रहूँगा। जो चैप्टर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अधिक प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं, उन सब चैप्टर्स को धीरे धीरे मैं इंक्लूड करते जाऊँगा। अच्छा, ये आप ये देख रहे होंगे कि संविधान की विशेषता, ये जो आज हमारा चैप्टर है संविधान की विशेषता, तो आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि क्या इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं? अब बिल्कुल आते हैं। और इस चैप्टर को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये चैप्टर आप अच्छे से समझ लेते तो फिर आगे जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे या मेरे जो आने वाले वीडियोज़ होंगे तो उनको समझने में आपको आसानी हो जाएगी। कुछ टर्म्स, कुछ क्वेश्चन काफ़ी हद तक इससे आपको क्लियर होगा। तो उसको समझने के लिए हम आज पढ़ेंगे इसको, संविधान की विशेषता। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान की सबसे पहली विशेषता है कि सबसे लंबा और लिखित संविधान है। कई बार ये सिंपल ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। क्या हुआ कि विश्व में दो प्रकार के संविधान बने, एक लिखित, एक अलिखित। लिखित संविधान स्पेशली अमेरिका, भारत ऐसे देशों में है, और अलिखित संविधान सबसे पहले ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। तो भारत का संविधान लिखित भी है और सबसे बड़ा है। आपको पता होगा कि जब संविधान बना तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। फिर अनुसूचियों में 4 बढ़ गए और ये 12 हो गए। साथ ही साथ अनुच्छेदों की संख्या में A, B, C करके बढ़ते गए और आज काफ़ी हद तक 450 के आसपास अनुच्छेद हो चुके हैं। ऐसे हम नॉर्मली क्रम में 395 ही जानते हैं। तो इस तरह से देखें तो भारत का यह जो संविधान है उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है लिखित संविधान होना, ठीक है, और सबसे बड़ा होना। आइए दूसरी विशेषता देखते हैं, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। पहले इसको समझिए, आंतरिक या बाह्य स्रोत। हमारा जो संविधान बना तो संविधान में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रखे गए, ऐसे अनुच्छेद बनाए गए जो आंतरिक एवं बाह्य परिवेश से जुड़े हुए थे। आंतरिक परिवेश से तात्पर्य है कि जब ब्रिटिश शासन भारत में चल रहा था उस दौरान भारत शासन के लिए जो अधिनियम लाए गए, स्पेशली भारत शासन अधिनियम 1935, तो उससे कई पॉइंट जो है भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए। जैसे आपको पता होगा न्यायपालिका से जुड़े हुए पॉइंट्स थे, आपात से जुड़े हुए पॉइंट्स थे। ये सारे पॉइंट्स जो है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से डाले गए। और कहा भी जाता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा जो स्रोत है वो कहाँ से आया है? तो 1935 भारत शासन अधिनियम से। बाह्य स्रोत से तात्पर्य है कि हम कुछ व्यवस्था ब्रिटिश संविधान से प्राप्त किए हैं, कुछ अमेरिका से, कुछ फ्रांस से, कुछ जर्मनी से, ब्रिटेन से, तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से। तो हमने हर देशों के संविधान से कुछ कुछ चीज़ें ले करके हम अपने संविधान में समाहित किए। तो यह इसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। फिर आते हैं हम लोग, अगला है नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। ठीक है, हमने दो समझे, ये है नम्यता एवं अनम्यता। इसको आप साधारण शब्दों में समझ सकते हैं, लचीला एवं कठोर। लचीला एवं कठोर, यहाँ तात्पर्य है कि भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो लचीला भी है और कठोर भी है। यह एक इसकी विशेषता है। कैसे? लचीला या कठोर से तात्पर्य है संविधान में आने वाले परिवर्तन से, कि क्या संविधान को बदला जा सकता है, संविधान के प्रावधानों को चेंज किया जा सकता है। अगर किसी संविधान के प्रावधान को बहुत ही आसानी से अगर परिवर्तित कर दिया जाता है तो वैसे संविधान को लचीला संविधान माना जाता है। और जब संविधान की व्यवस्थाओं को बदलना बहुत अधिक कठिन होता है तो उसको हम लोग कठोर संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान में दोनों ही व्यवस्थाएं हैं। जैसे यदि संसद चाहे तो 2/3 बहुमत के साथ संविधान के कुछ प्रावधान को बदल सकते हैं, तो ये लचीलापन दर्शाता है। लेकिन इसमें एक प्रावधान यह भी है कि संसद को 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों से भी परमिशन लेनी होती है। यह व्यवस्था संविधान संशोधन के कठोर रूप को दर्शाता है। इस तरह से ये दोनों रूप भारतीय संविधान में मौजूद होने के कारण भारतीय संविधान को नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण कहा जाता है। यानी लचीला एवं कठोर दोनों प्रकार के गुण भारतीय संविधान में मौजूद हैं। अब देखिए, ये विशेषता पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम कुछ चीज़ें बताएंगे, उसको समझिए। विशेषता क्या होता है?
विशेषता होता है वास्तव में किसी भी चीज़ की हो सकती है। जैसे ये मार्कर दिखाई दे रहा है, ये मार्कर कठोर है, ये मार्कर यहाँ ब्लैक है, यहाँ रेड है, यहाँ वाइट है। ये क्या दिखा रहा है? इसकी विशेषता दिखा रहा है। चलता है, इसके हम कुछ लिख सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी विशेषता है। और ये जो स्पेशली बाहर से जो दिख रहा है इसका स्वरूप, ये इसका वास्तव में होता है संरचनात्मक विशेषता। उसी तरह से भारतीय संविधान की विशेषताओं को भी हम लोग कैटेगराइज भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये तीनों जो पढ़े, ये हम लोग इसकी संरचनात्मक विशेषता में भी देख सकते हैं कि हाँ, लंबा है, लिखित है, बाहर से भी लिया गया है, अंदर से भी लिया गया है, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। तो ये तीन चीज़ें क्या थी, इसको हमने समझा। अब आइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 4, 5, 6 को मैंने अरेंज किया है। यह संविधान की वह विशेषताएं हैं जो संविधान में मौजूद है, लिखी गई हैं। जैसे एकल नागरिकता दिया गया है। अब यहाँ से भी आप पढ़िएगा, एकल नागरिकता आगे हम लोग पढ़ेंगे। स्रोत, ये अगला मेरा वीडियो है। तो स्रोत में हम लोग जानते हैं कि एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से लिया है। और जब अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता से तात्पर्य है कि वहाँ राज्य स्तर पर अलग और देश स्तर पर अलग नागरिकता है, लेकिन भारत में केवल एक प्रकार की नागरिकता है। तो यह एकल नागरिकता जो हमने ब्रिटेन से ली है और भारतीय संविधान के भाग 2 में हमने इसको समाहित किया है, यह एक विशेषता हो गई। फिर चैप्टर 3 में आते हैं, यानी भाग 3 में, तो मौलिक अधिकार मिलता है। मौलिक अधिकार में हम लोग पढ़ेंगे कि भाग 3 में है 12 से 35 अनुच्छेद के मध्य है। प्रारंभ में 7 थे, अभी 6 है। तो ये मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई विशेषताएं हम देखेंगे। ये सब चैप्टर वाइज हम आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करेंगे, तो वहाँ ज़्यादा बेहतर ढंग से इसको पढ़ पाएंगे। फिर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब है, यह आप पढ़े होंगे, आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से तात्पर्य है केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, संविधान द्वारा उन्हें कुछ निर्देश दिए गए हैं कि आप विधि बनाते समय या जनता के संबंध में कुछ अगर आप कानून बना रहे हैं या कोई प्रयास कर रहे हैं, तो इन उपबंधों को ध्यान रखें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आपको दिए गए। फिर ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, इन सब चीज़ों को भी हम इसमें समझेंगे। आइए, मौलिक कर्तव्य, इसके संबंध में कई क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि प्रारंभ में यानी मूल संविधान में यह नहीं था, बाद में इसे जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिकों को प्राप्त है और वो भारत के नागरिकों को इस संविधान के तहत, भारत के तहत जो है इन कर्तव्यों को पालन करना चाहिए। तो ये चीज़ें मौलिक कर्तव्य में, यहाँ तक ये विशेषताएं जो थी एज ए चैप्टर वाइज हम समझ सकते हैं कि संविधान में मौजूद है। इन विशेषताओं को देखते हैं जो कुछ अलग है, कुछ यूनिक है। सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार भारतीय संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके तहत, संविधान के तहत भारत के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार है। सबको एक मत मूल्य प्राप्त है और वो आसानी से जो है मत दे सकते हैं। अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, वंश का हो, सबको एक मत देने का अधिकार है और सार्वभौमिक है, यानी सबको प्राप्त है, ना तो उसमें लिंग जाति भेद है। इसके संबंध में 2-3 पॉइंट आप याद रख सकते हैं। प्रारंभ में 21 वर्ष था वह न्यूनतम आयु जब मतदान कर सकते हैं, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 18 वर्ष कर दिया गया। ये दोनों पॉइंट याद रख लेंगे। पहले 21 था, 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 18 वर्ष किया गया। और वर्तमान में भी सार्वभौमिक है, लेकिन जो न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष। अब आते हैं एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। यह जो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था है, ये हमने अमेरिका से ली है। हमारा जो न्यायपालिका है वह ना तो संसद के अधीन है, वह एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करता है और कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को सजग बनाने का भी काम करता है। हाल ही में एक वर्ड बहुत पॉपुलर हो रहा है कि न्यायिक सक्रियता। तो ये न्यायिक सक्रियता से जुड़ी हुई जो चीज़ें आती है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका को प्रदर्शित करने का प्रयास करती है। ठीक है, हमारे यहाँ जो न्यायपालिका सिस्टम है वो इस तरह से आप पिरामिडीय संरचना में देख सकते हैं, जिसको एक हरी न्यायपालिका कहते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यह एक सूत्र में पिरोए गए हैं।
ना तो राज्यों के लिए अलग से न्यायपालिका है कि जैसे ये राज्य का न्यायपालिका या केंद्र का न्यायपालिका, नहीं, हमारे यहाँ एक क्रमिक न्यायपालिका है जो ऊपर से लेकर के नीचे तक एक सूत्र में बंधे हुए हैं और वह स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, तो एक हरी न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली। भारत में यह संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली से तात्पर्य है कि भारत में संसद है जिसके माध्यम से विधि बनाया जाता है और इसी के माध्यम से शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिला करके संसद का निर्माण होता है और इन शक्तियों का किस प्रकार से विभाजन किया गया। ठीक है, तो भारत में जो संसदीय व्यवस्था है उसे अपनाया गया है और यह भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है और यह विशेषता हमने ब्रिटेन से ली है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये दो जो पॉइंट आप इधर देख रहे हैं इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। पहला है त्रिस्तरीय शासन। भारत में त्रिस्तरीय शासन है। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ त्रिस्तरीय शासन है। इसको समझिए, ये त्रिस्तरीय शासन का क्या मतलब होता है। विश्व में जो परिसंघ है वहाँ पर दो स्तर होते हैं, केंद्र एवं राज्य। केंद्र और राज्य दो स्तर पर प्रशासन चलते हैं। केंद्र सरकार का अलग प्रशासन, राज्य सरकार का अलग प्रशासन। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में तीन स्तर पे है, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था। तो भारत में तीन स्तर पर केंद्र, राज्य, स्थानीय स्वशासन, यह शासन व्यवस्था वाला, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था वाला भारत दुनिया का इकलौता राज्य है। तो इस तरह से यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है और इसे संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त है। इसके संबंध में आप जानते होंगे कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर प्रशासन और पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। एक है धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। आप वर्ड पंथ निरपेक्षता याद रखिएगा। पंथ निरपेक्षता के तात्पर्य है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा, हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म व्यक्ति का होगा। ठीक है, तो पंथ निरपेक्षता वर्ड एक्चुअली संविधान में इंक्लूड किया गया था प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। कई बार इसे धर्मनिरपेक्ष भी लिखा जाता है। वास्तव में हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष इंक्लूड किया गया था। इसे हम बोलचाल की भाषा में धर्मनिरपेक्ष के रूप में प्रेजेंट करते हैं। अभी हाल ही में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और कि निम्नलिखित में से किस वर्ड को शामिल किया गया। जब पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष दोनों वर्ड ऑप्शन में होंगे तो हम मारेंगे पंथ निरपेक्ष को। अगर केवल धर्मनिरपेक्ष वर्ड में है तो आप उसे आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से ये भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं जो चैप्टर वाइज इसमें समाहित किए गए हैं और सभी विशेषताओं को अगर आप बारीकी से समझ लेते हैं तो 50% क्वेश्चन आप यहीं पे समझ जाते हैं और फिर जो लॉजिकल क्वेश्चन जो थोड़े से मूव करते हुए क्वेश्चन आते हैं उन्हें आप आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपको मदद मिली होगी और आने वाले वीडियो से और अधिक मदद मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं एडुटेरिया से आप जुड़े रहेंगे और इस वीडियो को थोड़ा शेयर करेंगे और एडुटेरिया को प्यार देंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।